दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। वीडियो शुरू करने से पहले कल मेरा बर्थडे था और आप लोगों के काफी सारे मैसेज और बर्थडे विशेष आए थे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की कि सभी के मैसेज का रिप्लाई मैं दे सकूं। बाकी सभी के इतने सारे विशेष के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर थोड़ी सी शॉकिंग है। दरअसल टाइम्स नाउ के एक आर्टिकल में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि कतर ने भारत को फाइटर जेट ऑफर किया है। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर कतर के पास कौन सा फाइटर जेट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया नहीं बल्कि एक पुराना फाइटर जेट है जिनका ऑफर कतर की तरफ से भारत को दिया गया है। और ये फाइटर जेट कोई और नहीं बल्कि मिराज 2005 एयरक्राफ्ट है। कतर ने भारत को 12 डसॉल्ट मिराज 2005 का ऑफर दिया है। ये पुराने एयरक्राफ्ट है जिनको कतर ने 1994 में फ्रांस के साथ डील की थी और ये 1997 में कतर की सेना में शामिल हुआ था। और इन्हीं एयरक्राफ्ट को कतर अब दूसरे देशों को बेचना चाहता है जिन देशों के पास ऑलरेडी मिराज फाइटर जेट है। भारत के पास इस समय 50 के करीब मिराज फाइटर जेट है और भारत इन फाइटर जेट को 2035 तक यूज करना चाहता है। वहीं जो कतर के पास इस समय फाइटर जेट है वह भी 2035 तक इस्तेमाल करने लायक है। कतर ने इन फाइटर जेट के साथ माइका एयर टू एयर मिसाइल और स्पेयर इंजन देने का भी ऑफर किया है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि इसको देखने के लिए भारत की एयरफोर्स की स्पेशल टीम कतर विजिट भी करेगी। इससे पहले कतर से यह एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई। ऐसे में दोस्तों सवाल यही उठता है कि क्या भारत को इन पुराने फाइटर जेट को कतर से लेना चाहिए या नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है और ये डीआरडीओ के नोटेम वार्निंग को लेकर सामने आ रही है। नोटेम यानी कि एरिया वार्निंग, जो कि डीआरडीओ किसी भी मिसाइल परीक्षण से पहले जारी करता है। और यही एरिया वार्निंग फिलहाल डीआरडीओ ने बे ऑफ बंगाल में जारी की है और इसकी दिनांक है 13 जून से 15 जून तक। इस टाइम पीरियड में कोई एक मिसाइल का परीक्षण भारत की डीआरडीओ करने वाली है। एरिया वार्निंग मेनली इसीलिए जारी किया जाता है जिससे कोई भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या कोई भी ऐसी वस्तु इस क्षेत्र में इस टाइम पीरियड में न आए। यह एरिया वार्निंग टोटल 415 किलोमीटर में जारी की गई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर किसी डिफेंस सिस्टम में यूज की जाने वाली मिसाइल या फिर कोई नई मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट की जाएगी। अब किस मिसाइल का परीक्षण होता है ये तो आने वाले 2 दिनों में ही पता लगेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी तीसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर आपको पता होगा कि हाल ही में एक आतंकवादी हमला हुआ था। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वह एक बार फिर से पाकिस्तान राग अलापना स्टार्ट कर चुके हैं। दरअसल हुआ यह है कि रियासी में जो हमला हुआ है उसके ऊपर बयान देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत दोबारा शुरू नहीं होती और रिश्ते सामान्य नहीं होते तब तक टेररिज्म कश्मीर के अंदर बंद नहीं हो सकता। अब उनका ये बयान एक बार फिर से उनका पाकिस्तान प्रेम दिखाता है। उनके इस बयान के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और जापान के रिश्तों को लेकर सामने आई है। दरअसल इस समय भारत का आईएनएस शिवालिक स्टेल्थ फ्रिगेट जापान के योकोशोकु में पहुंच चुका है और यहां पर इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 होने जा रही है, जिसे जिमेक्स 2024 कहा जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रिपरेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के नाम, मतलब कौन सी एक्सरसाइज के क्या नाम है, वे जरूर याद रखना, क्योंकि इस तरह के सवाल काफी सारे डिफेंस के पेपर में आ जाते हैं। जैसे कि 2024 में भारत और जापान के बीच जो एक्सरसाइज हुई है तो उसका क्या नाम था। ऐसे में आपको जिमेक्स 2024 याद रखना होगा। यही कारण है कि हमारी मॉर्निंग की वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप न्यूज होती है वह हम अपनी मॉर्निंग वाली इस वीडियो में कवर करते हैं। बात करें इस एक्सरसाइज की तो इस एक्सरसाइज से भारत और जापान की एक और जहां रिश्ते अच्छे होंगे, वहीं दूसरी तरफ ये चीन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने का भी तरीका है, क्योंकि भारत पिछले कुछ समय से साउथ चाइना सी में अलग अलग देशों में अपने जहाज को भेजकर ये चीन को एक संदेश भेज रहा है कि हमारे रिश्ते इन देशों के साथ अच्छे हैं और अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो भारत इन देशों के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे ही भारत ने अपने जहाजों को फिलीपींस में भी हाल ही में रवाना किया था। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की 5वीं खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों G7 समिट से सामने आ रही है। भारत के विदेश सचिव विनय ने ये जानकारी
जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपूलिया के लिए रवाना होंगे। आज से 2 महीने पहले ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजा था G7 समिट को अटेंड करने के लिए, और G7 समिट को ही अटेंड करने के लिए ही इस समय इटली के लिए रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। और इसी के साथ तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद ये पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा भी होगा। G7 का ये शिखर सम्मेलन 14 तारीख को इटली में आयोजित किया जाएगा और भारत इसमें आउटरीच देश के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकतर हर G7 समिट के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। इससे पहले पीएम मोदी जर्मनी में G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर ये पीएम मोदी का लगातार 5वीं G7 मीटिंग अटेंड करना होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों ना भारत को G7 का एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि भारत के बिना G7 का कोई इतना बड़ा रोल नहीं रह जाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि भारत एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरा भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। यही कारण है कि इन देशों को भारत को हर बार इनवाइट करना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत को अभी तक कुल 11 बार G7 के लिए इनवाइट किया गया है, जिसमें से लगातार 5वीं बार पीएम मोदी ही G7 समिट अटेंड करेंगे। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को G7 का स्थायी सदस्यता अगर ऑफर की जाती है तो भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि भारत दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों में भी भारत अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका, कतर, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री कतर के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर एक पीस समझौता वे लेकर पहुंचे हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के मुद्दे पर, जिसमें बंधकों की रिहाई और सीज फायर करवाने के ऊपर कतर के उच्च प्रतिनिधियों से वे मिलेंगे। हालांकि जो ये प्रस्ताव लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, इस पर फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि हमास की तरफ से ये बात कही गई है कि शांति समझौते के ऊपर उनकी मंजूरी है। आपको बता दें कि इस समय अमेरिका और मिस्र के साथ कतर भी हमास और इजराइल के बीच युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल सीज फायर के लिए एग्री हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि यह युद्ध अभी और लंबा खिंचने वाला है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों LAC बॉर्डर से सामने आ रही है। दरअसल आपको पता होगा कि भारत पिछले कुछ सालों से बॉर्डर पर तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और चीन के साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करने की कोशिश बॉर्डर पर की जा रही है। इस पूरी मुहिम में भारत का जो BRO है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने काफी अहम भूमिका निभाई है और बहुत तेजी से पूरे बॉर्डर एरिया पर रोडों का एक जाल बिछाया है। ऐसे में एक और बड़ी उपलब्धि BRO के हाथ में लगी है। BRO ने पहाड़ों को चीरकर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंचाई वाले पास पे सड़क बना डाली है। BRO ने ये सड़क लेह से जांगला पाक तक बनाई है। यहाँ पर सर्दियों में सब कुछ बर्फ से ढक जाता है। ऐसे में पेट्रोलिंग वगैरह करना नामुमकिन हो जाता है। साथ ही सीमा तक ऊपरी एरिया में सामान वगैरह को पहुँचाने में भी दिक्कतों का सामना पहले करना पड़ता था, लेकिन इस सड़क के निर्माण के बाद सेना के वाहन ऊपरी एरिया में आसानी से जा सकेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों भारत को जितने ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों की इस समय जरूरत है, उतना ही ज्यादा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉर्डर पर जरूरत है। क्योंकि अगर भारत के पास अत्याधुनिक हथियार भी हो और भारत के पास अच्छे रोड वगैरह बॉर्डर एरिया में ना हो, तो भारत को युद्ध स्थल तक अपनी सेना को डिप्लॉय करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध में वही देश एक कदम आगे रहता है जिसकी सप्लाई वगैरह तेज होती है। कल को अगर किसी स्थिति में चीन ने भारत से युद्ध छेड़ दिया तो उसने अपने बॉर्डर एरिया में ट्रेन से लेकर सड़कों का पूरा जाल बिछाया हुआ है, इसीलिए वह बॉर्डर के पास काफी तेजी से आ सकता है। यही कारण है कि भारत के लिए भी ये जरूरी है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रियासी अटैक को लेकर सामने आ रही है। भारत में काफी सारे लोग बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रियासी अटैक और ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर ट्रेंड से जुड़े, जिसका असर देखने को भी मिला है। भारत को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक काफी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 देशों के समूह यानी कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा इस अटैक की निंदा की गई है और इन टेररिस्ट को मार गिराने की भी बात कही गई है। इसके अलावा नीदरलैंड और इजराइल ने पहले ही इस अटैक को कंडेम किया और भारत सरकार से कड़े एक्शन की मांग की। सोशल मीडिया पर भी हर जगह ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक ट्रेंड कर रहा है, जिसकी आवाज पाकिस्तान के अंदर से भी दिखाई दी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने भी अपना इंस्टा पोस्ट पर रियासी अटैक के ऊपर लिखा है, उन्होंने ऑल आइज ऑन
वैष्णो देवी अटैक को अपने सोशल मीडिया पर लगाया, जिसके बाद हसन अली को भारत की तरफ से काफी ज्यादा प्रेज भी किया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही सेना ने भी जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है किस तरह के ट्रेंड से क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं किस तरह का ट्रेंड बेहद ज्यादा जरूरी है और इस तरह के किसी भी अटैक के ऊपर आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह के ट्रेंड से एक और से दुनिया उस अटैक को कंडेम करती है तो भारत के ऊपर भी एक इनडायरेक्ट अधिकार से मिल जाता है कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर भी हमें दिखाई देती है तो हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसमें दुनिया भर की तरफ से समर्थन भी देखने को मिलेगा। यही कुछ इजराइल फिलिस्तीन में भी हुआ था। जब इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया था और उसे आतंकवादी हमला करार दिया था। जिसके बाद इजराइल ने जब फिलिस्तीन और हमास पर हमला करना स्टार्ट किया तो दुनिया काफी समय तक चुपचाप सिर्फ देखती रही थी, क्योंकि लोग काफी ज्यादा गुस्साए थे इजराइल के ऊपर हुए हमले से। यही कारण है कि सोशल मीडिया आज युद्ध के समय में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कल के लिए इतने सारे विशेष जो आपने भेजे उसके लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।